अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू हेल्थ एंड हैप्पीनेस विद डॉक्टर वर्दा सिकंदर। एक नए एपिसोड के साथ, एक नए टॉपिक के साथ EFUM हेल्थ फोरम, जहां रोज़ाना हम आपको मिलवाते हैं मुख्तलिफ हेल्थ प्रोफेशनल से, घर बैठे बताते हैं बीमारियों और उनके सलूशंस के बारे में। फूड एलर्जीज़ कॉमनली बहुत ज़्यादा देखी जाती हैं। अक्सर लोग होते हैं वो जब भी नट्स खाते हैं तो उनकी तबीयत ख़राब होने लग जाती है, तो कहीं लोग गंदम से बनी चीज़ें खाते हैं तो उनकी तबीयत ख़राब होने लग जाती है, जिसकी वजह से उनको मुख्तलिफ कॉम्प्लिकेशंस का सामना करना पड़ सकता है। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हमें पता हो हमें किस फूड से एलर्जी है, ताकि हम उस फूड को अवॉइड करें। इसी टॉपिक पे बात करने के लिए आज हमारे साथ हमारी EFU की एक्सपर्ट न्यूट्रिशनिस्ट मिस दानियाल मौजूद हैं। आइए इनसे जानते हैं। वेलकम टू द शो, कैसी हैं आप? थैंक यू सो मच। आप कैसी हैं? परफेक्ट। अच्छा, सबसे पहले तो दानियाल आप हमें बताएं कि फूड एलर्जीज होता क्या है? अच्छा, अगर हम एलर्जी की बात करें ना, एलर्जी बॉडी का ना एक तरह से इम्यून रिस्पॉन्स होता है जो किसी भी सर्टेन सब्सटेंस की वजह से ट्रिगर हो जाता है, जिसको हम एलर्जेंस का नाम दे देते हैं। अब ऐसा होता है कि ज़्यादातर लोग इससे अफेक्ट नहीं होते, ये ज़्यादातर लोगों के लिए हार्मलेस है, लेकिन कुछ लोगों को इसके काफ़ी सीरियस अफेक्ट फेस करने पड़ते हैं। अगर हम एलर्जी की बात करें, काफ़ी ज़्यादा चीज़ों से हो सकता है। डस्ट है, फूड है, तो मोस्ट ये तो बेसिक है, लेकिन फूड की एलर्जीज भी लोगों में देखी गई हैं। अच्छा, अगर बात की जाए तो हमें किस तरह पता लगेगा, या इसकी कोई अलामात होती हैं, या किस तरह पता लगता है एक बंदा जो है वो फूड एलर्जीज? अच्छा, अगर हम फूड एलर्जीज की बात करें ना, अब इससे क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा फ़ौरन सिम्टम्स होने लग जाती हैं। ये क्या होता है, एक इनबॉर्न भी हो सकती है और एक ये हो सकता है कि उम्र के किसी भी हिस्से में हो सकता है। ऐसा नहीं है कि पैदा होते साथ ही कोई फूड एलर्जी हो जाती है। और अक्सर ये भी दिखा गया है कि वक्त के साथ साथ भी फूड एलर्जीज डेवलप होने लग जाती है। अगर हम फूड एलर्जीज की बात करें ना, कुछ लोगों को गंदम, जैसे आपने बात की, ग्लूटेन की वजह से होती है। मिल्क इंटॉलरेंस, उसके अंदर एक मतलब केमिकल होता है जिससे वो एलर्जी स्टार्ट हो जाती है। फिर पीनट से होती है, सोया सॉस, इस तरह काफ़ी चीज़ें होती हैं जिससे एक पर्सन है वो एलर्जी से अफेक्ट हो सकता है। अच्छा, अगर बात की जाए तो वजूहात क्या होती हैं फूड एलर्जीज के पीछे, कॉजेज़ की बात की जाए तो? अगर हम कॉजेज़ की बात करें ना, ये बॉडी का एक तरह से रिस्पॉन्स है। ये एक रिस्पॉन्स है, वो किसी को भी ट्रिगर कर सकता है। अब एक ये किया जा सकता है कि हम उससे बच किस तरह से सकते हैं, ये अब हमारे पे है। सबसे पहले तो उस इंसान को खुद आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि उसे किस चीज़ से एलर्जी हो रही है। बाज़ दफ़ा अब वो किस तरह से पता करेगा, एलर्जी तो उसे हो गई है, वो डिफरेंट टेस्ट वगैरह के थ्रू मेडिकल प्रैक्टिशनर उसका टेस्ट वगैरह करेंगे। डिफरेंट मेडिकल टेस्ट हो रहे हैं, ब्लड टेस्ट हो रहे हैं, एक तो उसे उस एलर्जीज़ का पता चल गया। अब उसे ये कोशिश करनी है कि वो कंसल्ट न्यूट्रिशनिस्ट से, डाइटिशियन से वो एक प्लान ले ले कि अच्छा मुझे इससे एलर्जी हो रही है, या उसके रिप्लेसमेंट फाइंड आउट करने की कोशिश करे। अगर वो कोई बाहर की आइटम, फूड बेकरी आइटम ले रहा है, तो उसके लेबलिंग वगैरह होती है, वो उस लेबलिंग को देख ले ताकि उसे पता चल जाए कि अच्छा इस चीज़ से मुझे एलर्जी है, ये चीज़ मैंने अपनी डाइट में नहीं लेनी। इस तरह से वो इस चीज़ से बच सकता है। इसके अलावा ये कि कुछ अगर उसने वो कंज्यूम कर लिया तो कोई इंजेक्शंस वगैरह भी होते हैं जिससे थोड़ी देर के लिए तो उसे बचा जा सकता है, लेकिन बेहतर मैं यही सजेस्ट करूँगी कि उस चीज़ को डाइट में ना लिया जाए जिससे वो अफेक्ट हो रहा है बंदा। मिस दानियाल ने बड़ी अच्छी बात की कि फूड लेबलिंग के कॉन्सेप्ट को हम लोग नहीं प्रैक्टिस करते, लेकिन जैसे इन्होंने बताया कि अगर हम फूड लेबलिंग के कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि जिस कंपोनेंट से हमें एलर्जी है तो हम उस प्रोडक्ट को ना कंज्यूम करें। मिस दानियाल, अगर बात की जाए तो हमारे पास कॉमनली कितने टाइप्स की एलर्जीज होती हैं? अच्छा, अब एलर्जीज़ के तो काफ़ी ज़्यादा टाइप है। अगर हम देखें, जब ग्लूटेन की हो जाती है एलर्जी, फिर मिल्क से हो रही होती है। अक्सर मैंने देखा है पेशेंट में पीनट से, नट्स वगैरह से हो रही होती है, सॉसेजेस वगैरह से हो रही होती है। इवन ये भी देखा गया कि फ़िश वगैरह से भी बॉडी में एलर्जी रिएक्शन आ रहे होते हैं। तो ये अभी आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है कि इस पर्सन को किस चीज़ से हो रही है। और इसके लिए क्या कोई मुख्तलिफ टेस्ट भी होते हैं? जी, इसके लिए मुख्तलिफ टेस्ट है, ब्लड टेस्ट वगैरह होते हैं जो करवाने के बाद पता चल जाता है कि अच्छा इस चीज़ से एलर्जी है। बाद में उसको अपनी डाइट से बिल्कुल एक्सक्लूड कर दिया जाए। मतलब ये नहीं है कि आपने बिल्कुल छोड़ देना, आप उसका कोई रिप्लेसमेंट ढूंढ लें ताकि बॉडी में जो न्यूट्रिएंट्स है वो भी आते रहे, बॉडी में वो उस चीज़ की डेफिशिएंसी भी ना हो। एक डेफिशिएंसी नहीं होगी, लेकिन उसको आपने बिल्कुल मतलब रिप्लेस कर देना। अच्छा मिस दानियाल, टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है, लेकिन हम अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आप हमारी ऑडियंस को, हम हमेशा कहते हैं कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, तो आप हमारी ऑडियंस को कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स बताएंगे, किस तरह असेसमेंट की जा सकती है और कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो उनको अवॉइड करनी चाहिए? मैंने अभी बात की थी कि इनबॉर्न भी हो सकती है और साथ साथ ये इस तरह से भी हो सकता है कि वक्त के साथ साथ भी हो जाए। सबसे पहले तो आपने फूड लेबलिंग पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। आपने ये देख लेना है कि अगर कोई चीज़ है, अगर आप मतलब बाहर से भी ले रहे हैं, फूड लेबलिंग का आपने ध्यान रखना है। अगर आप कहीं जाके एज अ गेस्ट भी ले रहे हैं तो आपने उस चीज़ को मतलब ध्यान में लेना है। गेस्ट वगैरह से पूछा जा सकता है, अगर घर वाले खाना वगैरह बना रहे हैं तो आप उस चीज़ को देख सकते हैं कि ये चीज़ ऐड हुई है या नहीं हुई। बाज़ दफ़ा होता है कि हिडन भी ऐड होते हैं, तो आपने उस चीज़ का ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखना है। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, एक मैंने इंजेक्शन की बात भी की, मतलब अगर
आप नहीं पता चला कोई हिडन चीज़ है तो वो आप इंजेक्शन वगैरह लगा सकते हैं। इसके अलावा आप ये कर सकते हैं कि आप क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट से अपना एक प्लान बना सकते हैं, जिससे क्या होगा कि जितने भी मतलब एक तो वो आपको आपके जितनी भी गाइडलाइंस होंगी वो बता देंगी, ठीक है। उसके अलावा क्या किया जा सकता है कि अगर वो कोई ऐसा सब्स्टिट्यूट भी, जैसे अगर अक्सर लोगों में देखा गया कि मिल्क से उन्हें हो रही होती है इंटॉलरेंस हो रही होती है, तो अगर वो काउ मिल्क वगैरह से इंटॉलरेंस है ना, तो वो उसके प्लांट बेस्ड की तरफ लेके जाया जा सकता है। तो बेहतर यही है कि अपनी डाइट को बेहतर किया जाए, डाइटिशियन वगैरह से कंसल्ट किया जाए और उस चीज़ को फूड लेबलिंग पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाए, ताकि जो है वो हमें बेहतर वक्त पे पता लग सके जो है वो किस चीज़ से। मिस दानियाल EFUM हेल्थ फोरम से हमारे साथ मौजूद थी। इन्होंने हमें बताया कि जो फूड एलर्जीज़ हैं ये बहुत कॉमन है, और जैसे कि इन्होंने हमें बताया कि मुख्तलिफ टाइप्स के हमारे पास फूड एलर्जीज़ आ जाती हैं। ग्लूटेन एलर्जी बताई, तो उसमें हमें जैसे इन्होंने गाइड किया कि गंदम अवॉइड करनी चाहिए। अगर लैक्टोज इंटॉलरेंस की बात की जाए तो उसमें दूध से बनी अशिया इस्तेमाल की जाए। नट एलर्जीज़ हो सकती हैं। तो ये बहुत अहम है कि आपको मालूम हो कि आपको इस चीज़ से एलर्जी है, तब ही आप अपनी जो है वो फूड डिस्ट्रीब्यूशन और अपना डाइट प्लान जो है वो बेहतर तरीके से फॉलो कर सकते हैं और एक सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकते हैं। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप ख़ुद से भी आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें। आप जो है वो जनरल फिजिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट, उनकी हेल्प भी ले सकते हैं, जिससे आपको पता लग सके कि आपको किस चीज़ से फूड एलर्जी है। अगर आपको गंदम से बनी अशिया नहीं हज़म होती, आपको दूध जो है वो हज़म नहीं होता, या फिर जो है वो आपको नट्स सूट नहीं करते और आपको फ़ौरन एलर्जिक रिएक्शन हो जाता है, तो आपको चाहिए अपने करीबी न्यूट्रिशनिस्ट को कंसल्ट करें, एक प्रॉपर सब्स्टिट्यूट प्लान लें। और अब आप घर बैठे हमारे EFUM हेल्थ फोरम पर मौजूद कंसल्टेंट्स को भी कंसल्ट कर सकते हैं। अगर आपका इस टॉपिक से मुतल्लिका कोई भी सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। तब तक अपनी सेहत का ख्याल रखिए। मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।